नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा स्थित मानसखंड विज्ञान केंद्र में आयोजित 21वें राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से किया है। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और विज्ञान संग्रहालयों से जुड़े विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भी भाग लिया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विज्ञान और तकनीक आज के समय में देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं और ऐसे में आयोजन युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राज्य मार्ग अजय टमटा भी शामिल हुए हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम जो 21st एनुअल यहाँ पर कार्यक्रम रखा है और ये देश में एक ही होता है हर वर्ष, और ये सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य है कि उत्तराखंड को मिलने के साथ साथ ये सौभाग्य हमारे मानसखंड अल्मोड़ा को मिला है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी और सभी डिपार्टमेंट जिनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और मैं भाई साहब दुर्गेश जी को भी बधाई देता हूँ जिनकी प्रेरणा से ये सारे संस्थान पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों को अंदर स्थापित हो रहे हैं। मेरी लोकसभा में लगभग चारों जगहों पर ये संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, कहीं हो गए हैं, कहीं थोड़ा काम बचा है, तो ये अपने आप में सौभाग्य। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और जितने हमारे साइंस सेंटर्स देश भर के होते हैं, साइंस म्यूजियम्स होते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल्स, उसके जितने अध्यक्ष हैं वो उत्तराखंड में और अल्मोड़ा में और मानसखंड में एकत्रित हुए हैं। तो आप समझिए कि देश के साइंस सेंटर्स के फ्यूचर की बात है, भविष्य के किस तरह से होंगे, क्या नवाचार होगा, उसके लिए अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ इसका आयोजन किया गया है। और ये 21वीं कॉन्फ्रेंस है, प्रतिवर्ष होती है देश के किसी न किसी स्थान में। इसमें पूरे हिमालयी राज्यों से तो है ही, इसके अलावा चाहे वो राजस्थान से हों, चाहे बेंगलुरु से हों, आंध्र से हों, तो पूरे देश भर के इसमें हमारे यहाँ पर डायरेक्टर्स और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जुटे हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह बजट मिशन 47 यानी कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इस बजट में आर्थिक विकास और लोगों महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। साथ ही सबका साथ सबका विकास की थीम पर सभी वर्ग और क्षेत्रों के लोगों के उत्थान करने वाला यह बजट है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने देश अर्थव्यवस्था सुधार किए गए हैं। रेल कनेक्टिविटी कोरोना कालखंड के अंदर भी आज की कोरोना की महामारी थी, उस सब तक बैठ 2026-27 का जो बजट है वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 9वीं बार रखा गया है। और मैं समझता हूं कि जो बजट दिया गया है वो बजट एक प्रकार से आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को दर्शाता है। और जिन कर्तव्यों को लेकर हम सब लोग चल रहे हैं, चाहे पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों को महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है, और बजट के साथ ही सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सभी क्षेत्र का ध्यान रखते हुए सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को सिधार करता है। हमारी सरकार जो विकसित भारत को तेज गति से काम करने के साथ साथ 12 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, स्थिरता आई है, वित्तीय अनुशासन रहा है, 7% की विकसित दर रही है, और जीएसटी में जो सुधार आए हैं। साल 2026 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता संगठन और प्रशिक्षण की परंपरा रही है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद प्रदेश में भी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पार्टी से जुड़े नए सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और सार्वजनिक दायित्वों को बेहतर ढंग से निभा सके। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक
एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक प्रशिक्षण हमारा एक संगठन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो एक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन की राह को पकड़ करके संगठन को सुदृढ़ करने का काम किया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संगठन की संरचना और संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो, इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। तब से लेकर के अब तक हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं। तो इस वर्ष भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हो चुकी है तो उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः प्रशिक्षण लगा रही है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, अपने जनपद स्तर के कार्यकर्ताओं को, अपने प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करें। लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं प्रदेश की फिजा को प्रभावित करती हैं। खासकर देहरादून में हालात ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने माना कि ये सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है कि इन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण कैसे पाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अपराधों का खुलासा तेजी से हो रहा है और पुलिसिंग सक्रिय है और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सजा दिलाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। मौके पे एस्टिमेट बनना, वो सब होना, फिर वो सीडीओ। देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं। अपराध तो अपराध है और प्रदेश की फिजा बिगड़ रही है और देहरादून में स्थितियां ज़्यादा गंभीर हैं। और ये सीधी सीधी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपराध घटित तो हो रहे हैं लेकिन खुलासा भी साथ ही साथ हो रहा है और पुलिसिंग काफ़ी सक्रिय है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराध के लिए उनको सजा के लिए भी आगे जो हमारी पैरवी है वो हो रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, अपराध घटित नहीं होना चाहिए। अभी जो तुरंत एक घटना घटी है, ये जानकारी मिली है कोई हिस्ट्री सीटर हैं और कई अपराधों में वो लिप्त रहे, तो हो सकता है गैंगवार भी हो सकता है। लेकिन इससे एक संकेत मिलता है कि उत्तराखंड धीरे धीरे अपराधियों की शरणस्थली बनती जा रही है। यहाँ की जो शांति और अमन है वो छिनता चला जा रहा है। इसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे और इस प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेस क्लब के सामने दिन दहाड़े हत्या, सिल्वर सिटी मॉल क्षेत्र में गोलीबारी और अन्य जिलों में हुई वारदातें इस बात का संकेत है कि आरोपियों के हौसले किस कदर तक बुलंद है। धस्माना ने कहा कि 15 दिनों में कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं और आम नागरिक खासकर महिलाएं खुद को असुरक्षित इस दौरान महसूस कर रही हैं। में 5 कत्ल और ये तब हालत है जब मुख्यमंत्री 1 मिनट का चैन नहीं लेते, एक भी दिन अवकाश नहीं लेते, तब ये हालत है। पुलिस की हालत ये है कि पुलिस पूरी जो है इस राज्य की वो वसूली में लगी है। थाने बिक रहे हैं, चौकियां बिक रही हैं और जिले बिक रहे हैं और उनको इकट्ठा करके माल रात को पहुंचाना पड़ता है कैंट रोड। इसलिए पुलिस काम नहीं कर रही है। पुलिस का जो काम है वो पुलिसिंग तो जीरो है। यहाँ पर राज्य के अंदर पुलिसिंग इस समय जीरो हो रखी है। आप हरिद्वार का मामला देख लो, आप हल्द्वानी का मामला देख लो, कुचल करके 19 साल की लड़की और 31 साल के नौजवान को जिस प्रकार से मार दिया। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार ने जो राज्य का हाल कर दिया है, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय आतंक का वातावरण है, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय भय का वातावरण है। लोग डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, आम नागरिक डरा हुआ है और उसका एक ही कारण है इस राज्य की सरकार। वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने हालिया बयान के बाद खड़े हुए विवाद पर अब कांग्रेस नेतृत्व ने स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है। उनका कहना है कि टिकट वितरण का आधार केवल जीतने की संभावना और संगठन का सामूहिक निर्णय होता है, न किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान या संपर्क। गोदियाल ने स्पष्ट किया है कि उदाहरण के तौर पर लिए गए नामों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन करेगी और चुनावी तैयारियां मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। फला बड़े नेता से
संपर्क है, जान पहचान है, इसलिए उसे टिकट मिल जाएगा। टिकट मिलने की शर्त जीतने की संभावना पर निर्भर करता है, ये उनका कहने का मतलब था। उन्होंने उसमें लोगों के नाम उदाहरण के तौर पर दिए, और ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए उन लोगों का टिकट बंटवारे में कोई रोल होता है या वो टिकट बंटवारे में उन्हीं के नाम से कोई बात होगी, ऐसा नहीं है। वो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने नाम लिया। कहने का उनका आशय बहुत स्पष्ट है कि टिकट बंटवारे का आधार जीतने की संभावना होगी, न कि किसी व्यक्ति की किसी से परिचय। हरक सिंह जी सीनियर नेता हैं, और हरक सिंह जी जो भी बात कहते हैं वो जानबूझकर कहते हैं, और उस बात के कोई न कोई राजनीतिक अर्थ होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कहा जाए कि कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, ये बात नहीं। वो स्वयं में जानते हैं कि कितना बोलना है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। ऐसे में प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, जो कि चुनाव से पहले मंथन भी करेंगे। ऐसे में राज्य के तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार से खास बातचीत भी की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं आप लोगों के, किस तरह के कार्यक्रम हैं और इनसे किस तरह के फायदे भी हो रहे हैं, और पार्टी लेवल पर नेताओं को किस तरह से मजबूती इन अभियानों से मिलती है? देखिए, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट जो महत्वपूर्ण भाग है वह है एक प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता में अनुशासन का भाव आता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से परिचित होता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे परिचित होता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वह अपना व्यक्तिगत अपने विकास करके अपने समाज जीवन में किस प्रकार से काम करना है, लोगों के बीच में कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से उसका संवाद होना चाहिए, कैसा उसका संपर्क होना चाहिए, ये सब बातें प्रशिक्षण के अंतर्गत आती है। इसी क्रम में हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला 5 फरवरी को दिल्ली में हो चुकी है, और इसके पश्चात हम लोगों ने 17 फरवरी को इसी देहरादून में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया है। इस कार्यशाला के पश्चात हम जो हमारे विषय के प्रमुख हैं उनकी एक वाराणसी में 19 तारीख को एक कार्यशाला होनी है। उसके पश्चात हमारे जो उत्तराखंड के जो विषय के प्रमुख हैं उसमें गढ़वाल और कुमाऊं में 2 स्थानों पर उनका हम जो प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रहे हैं। और फिर मार्च से 7 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक जो प्रथम चरण हमारा है वो है मंडल का। इस सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रही है। हम समझते हैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर के समाज जीवन में और अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सर, जेपी नड्डा जी का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से उनका रूटीन रहेगा? देखिए, सौभाग्य से हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल देहरादून में आ रहे हैं, और उनका जहां एक और सरकारी कार्यक्रम है जॉली ग्राउंड में, वहीं कार्यकर्ताओं के साथ एक कोर ग्रुप की बैठक भी उनकी यहाँ पर आहूत की गई है, जिसके माध्यम से हमने आज तक क्या क्या काम किया, आगे भविष्य में हमारा क्या रोड मैप रहेगा, किन किन बातों को लेकर के हमको चलना है, इन सब बातों पर वहाँ पर चर्चा वार्ता होने वाली है। सभी प्रदेश के वरिष्ठ लोग जो कोर ग्रुप में है उस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। सर, 2027 को लेकर के किस तरह से बीजेपी पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि तमाम दल भी आपके सामने अलग अलग मुद्दे लेकर के आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव के मूड में यद्यपि रहती है कि उससे कार्यकर्ता की सक्रियता वर्ष भर रहती है। चुनाव हमारा कोई एक दिन का नहीं है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक अनेक कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। तो इसी क्रम में जहां 2027 की बात है, 2027 में जैसा हमारे संगठन की संरचना है, हमारी सरकार के द्वारा ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम लिया गया है। जनता उससे काफ़ी प्रभावित है, उनके कार्यों का सरलीकरण किया जा रहा है, उनके जो छोटी छोटी समस्या है उनका शीघ्र वहाँ पर निस्तारण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का एक विश्वास बैठा है। और हम समझते हैं कि आने वाले 27 में निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी विजय इस विधानसभा के चुनाव में प्राप्त करेंगे। सर, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरह से एआई का आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है, एआई वीडियोस जो आप भी देख रहे होंगे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पर काफ़ी वायरल हो रही हैं, और खासकर आपकी पार्टी की, चाहे वो धामी जी को लेकर के हो या अन्य को, क्या लगता है कि जब इस तरह की एआई वीडियोज़ आती है तो क्या इनका नुकसान होता है पार्टी को? देखिए, समय समय की बात है कि टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ
नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होते रहता है। और ये भी बात सही है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। हम समझते हैं कि सकारात्मक रूप में इन सब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और किसी के ऊपर एकदम से दोषारोपण इसके माध्यम से ना हो। तो हम समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। सर, पहाड़ी क्षेत्रों से आप भी आते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर रहते हैं, राजनीति को लेकर जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है। उसको लेकर के किस तरह से आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं ना बिगड़े, लोगों को परेशानियां ना हों? देखिए, इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से हुई हैं और सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने अपने जो उच्च अधिकारी है उनकी एक बैठक की है। तो इस प्रकार के जो वन्य और मानव का जो संघर्ष है वो कम हो, इसमें न मानव को क्षति हो न वन्य को क्षति हो, इसलिए सरकार का एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इसका जो हमने जो प्रयास किए हैं उसका एक सकारात्मक परिणाम आएगा। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कुंदन परिहार जी हमारे साथ हैं, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपावत चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एडीएम के एन गोस्वामी के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फर्त्याल ने कहा कि जल्द उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को बहुत कम समय के लिए आहूत किया जाता है, जिससे राज्य की जनता संबंधित अहम प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन के सामने नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। फर्त्याल ने कहा कि प्रदेश के 70 विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत कर सरकार का जवाब भी लेना होता है। हम लोग देख रहे हैं कई वर्षों से जो विधानसभा का जो हमारा सत्र है उत्तराखंड का, वो काफ़ी छोटा कर दिया जाता है, जिसमें हमारे इस पहाड़ की कई सारी समस्याएं हैं। जंगली जानवरों से जो हमारे मानव को जो हमले हुए हैं उसको लेके, पेयजल की समस्या को लेके, ज़मीनों को लेके, तो वो काफ़ी कम समय मिल पाता है कि वो मामले हमारे विधानसभा में नहीं उठ पाते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके आज हमारी ये बातें हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि विधानसभा के सत्र को 3 हफ्ते का रखा जाए, जिससे कि 70 के 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो विधायकगण, उनकी बातों को सदन तक रखा जा सके। इन्हीं बातों को लेकर हम आज जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए थे, तो वही ज्ञापन हमने दिया। मुनिगिरेती स्थित 14 बीघा रामलीला मैदान में जन जन के सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका की लापरवाही समेत सामने आई जब आवारा पशुओं का झुंड आपस में लड़ते हुए टेंट परिसर में घुस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पशुओं ने अचानक टेंट पर प्रवेश करने से शिविर में लगे स्टॉलों पर बैठी महिलाओं को जान बचाकर भागना पड़ा। उग्र पशुओं ने कुछ देर तक टेंट परिसर में उत्पात मचाया, जिससे कार्यक्रम बाधित हुआ और लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया। वही घटना के बाद आयोजकों और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क माह के तहत आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के बाहर ज्ञान विज्ञान की ओर से सुरक्षा मानक के अनुपालन को लेकर एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने वाहन चालकों और परिचालकों की आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण किए हैं। शिविर में बड़ी संख्या में चालक और परिचालक पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी इस दौरान उठाया है। इस अवसर पर परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित कई कार्यक्रमों की कड़ी में इस शिविर के साथ माह का समापन भी हो गया है। देखिए, आज हमारा जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है उसका अंतिम दिवस है, तो आज हमने एक समापन समारोह उसका आयोजन किया है ये। और इसी समापन समारोह के अवसर पर हमने ये सोचा कि जो एम्स के हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे हम लोग अपने जो वाहन चालक हैं उनका एक तो आई टेस्ट करवाएं और दूसरा उनका बीपी और शुगर की जो सामान्य जाँच है वो करवाएं। और उसके बाद अगर किसी भी ड्राइवर को किसी चिकित्सक की सहायता की आवश्यकता होगी तो
तो वो भी हम लोग एम्स के साथ बात करके उसको करवाएंगे। हम यही देना चाहेंगे कि आप अपना जो है शारीरिक जो वाइटल्स हैं उनका ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को सही रखें, क्योंकि एक सही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, हम जानते हैं। तो अपने आई साइड का, अपने बीपी, शुगर, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ होकर ही गाड़ी चलाएं। अगर आप कोई अस्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो तब तक वाहन संचालित ना करें। उत्तराखंड के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने कमाल कर दिया है। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे और जनता से किए गए वो लुभावने वादे सबके सब हवा हवाई हो गए। जेब में करोड़ों रुपए पड़े थे, लेकिन खर्च करने की फुर्सत नहीं थी। जनता आज भी प्यासी, सड़कें भी टूटी हुई हैं, लेकिन हमारे मान्यों का विकास का मीटर दिसंबर 2025 के अंत तक भी हिला तक नहीं है। आरटीआई में ये खुलासा भी हुआ है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या वाकई ऐसा होगा उत्तराखंड का विकास। विकास की ये तस्वीर डराने वाली है। आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने जो जानकारी ली है वो हैरान करने वाली है। 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा यानी कि कुल 8 सांसदों को 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि आवंटित हुई है, जिसमें से 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों को और 46 करोड़ 90 लाख रुपए 3 राज्यसभा सांसदों को दिसंबर 2025 तक आवंटित हुए हैं। उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7 करोड़ 8 लाख और जारी अधूरे कार्यों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10 करोड़ 65 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई, जो कुल आवंटित धनराशि का 18% है। देखिए, हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि मिली थी, लेकिन साहब खर्च हुए सिर्फ 18%, यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए सुस्ती का असली खेल। इसमें लोकसभा के 5 सांसदों की पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपए और अधूरे या फिर गतिमान कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च दर्शाई गई है, जो कुल आवंटित धनराशि की केवल 7% है। राज्यसभा के 3 सांसदों की आवंटित निधि में से पूर्ण कार्यों पर खर्च 4 करोड़ 99 लाख और चल रहे कार्यों पर 9 करोड़ 46 लाख दर्शाया गया है, जो कुल आवंटित निधि का 31% है। ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का। तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। सांसद निधि खर्च के मामले में लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक निधि 18% खर्च करने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट हैं। दूसरे नंबर पर 14% सांसद निधि खर्च करने के साथ टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह है। अन्य तीनों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की 0, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च दर्शाई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।